जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस न्यूमेरिकल के 26वें क्लास की। जी हाँ, इससे पीछे के न्यूमेरिकल सेक्शन में हम लोगों ने न्यूमेरिकल का 25वां क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने साउंड के न्यूमेरिकल के दूसरे क्लास की चर्चा करा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग साउंड न्यूमेरिकल के तीसरे क्लास की चर्चा करेंगे और इसी क्लास के साथ आपका जो साउंड का न्यूमेरिकल पोर्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। साथ ही अगर आप में से कोई मित्र चाहते हैं कि बचे हुए समय में साइंस को कंप्लीट रिवाइज करना, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस अर्जुना बायो बैच में और लक्ष्य फिजिक्स केमिस्ट्री बैच में। दोस्तों, इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है 34 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 36 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 17 मीटर, चौथा ऑप्शन है 10 मीटर। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रतिध्वनि के लिए, इको के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कई बार हम लोगों ने याद करा है कि इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है। तो आप कहते हैं कि गुरुजी इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस स्रोत और परावर्तक सतह के बीच 17 मीटर का होता है। कितना का होता है? 17 मीटर का होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि इको के लिए यानी कि प्रतिध्वनि के लिए मिनिमम डिस्टेंस स्रोत और परावर्तक सतह के बीच 17 मीटर का होता है। तो मेरे मित्र, अगर आप इसका कंसेप्ट समझ लेंगे तो इको से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेरे ख्याल से आप उस सभी को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए पहले हम लोग ये समझते हैं कि इको के लिए ये मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर कैसे आता है। तो हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका कोई साउंड का स्रोत है। क्या है सर? साउंड का स्रोत है, जिससे आपका क्या हो रहा है, तो ध्वनि निकल रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि कोई दीवार है जो यहाँ पे किसका काम करेगा, तो ध्वनि के लिए परावर्तक सतह का काम करेगा। तो आप कह सकते हैं कि गुरुजी ये क्या हो जाएगा, तो ध्वनि का स्रोत हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो ध्वनि के लिए परावर्तक सतह हो जाएगा। ध्वनि के लिए क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है कि इस स्रोत और परावर्तक सतह के बीच ये न्यूनतम दूरी 17 मीटर कैसे आ जाता है। आपको क्या समझना है कि ध्वनि के स्रोत और परावर्तक सतह के बीच इको के लिए ये जो मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर है, ये कैसे आ जाता है। तो मेरे मित्र, इस चीज को समझने के लिए आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि इको क्या होता है। आप कहेंगे सर इसको हम लोग बखूबी समझ रहे हैं। हम सभी कहते हैं कि जब किसी ध्वनि के स्रोत से ध्वनि उत्पन्न होती है और वो ध्वनि किसी सतह से टकरा करके हमारे कान तक पहुंचती है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि इको प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि प्रतिध्वनि उत्पन्न हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, आप क्या कह रहे हैं इको के डेफिनेशन में? आप कह रहे हैं कि जब किसी ध्वनि के स्रोत से ध्वनि उत्पन्न होती है और वो किसी परावर्तक सतह से टकराती है, तो मेरे मित्र, जब ध्वनि आपका किसी परावर्तक सतह से टकराएगा तो जाहिर सी बात है कि ध्वनि के द्वारा कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि इस स्रोत से ध्वनि उत्पन्न हो रहा है और ये जब परावर्तक सतह से जाएगा टकराने के लिए, इसको कुछ ना कुछ दूरी कवर करना होगा, और मान लेते हैं कि वो दूरी आपका कितना है, d है। कितना है सर? d है। ध्यान दीजिएगा, फिर क्या कहते हैं कि जब ध्वनि परावर्तक सतह से टकरा करके हमारे कान तक पहुंचती है, तो हमारे कान तक पहुंचेगी तो भी ध्वनि को कुछ ना कुछ क्या करना होगा, डिस्टेंस कवर करना होगा। तो मान लेते हैं कि परावर्तक सतह से टकरा कर लौटने में यानी कि श्रोता तक पहुंचने में ध्वनि को फिर से कितना दूरी कवर करना पड़ रहा है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी फिर से d डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। कितना कवर करना पड़ रहा है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी d दूरी कवर करना पड़ रहा है। जरा सा आप हमको ये बताओ कि प्रतिध्वनि के लिए कुल दूरी कितना हो जाता है। प्रतिध्वनि के लिए कुल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी ध्वनि एक बार परावर्तक सतह से टकराने जाएगा और फिर परावर्तक सतह से टकरा करके लौटेगा, तो जाने में भी ये d दूरी कवर कर रहा है और आने में भी d दूरी कवर कर रहा है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हम कह सकते हैं कि प्रतिध्वनि के लिए जो कुल दूरी होगा वो कितना हो जाएगा, तो गुरुजी 2d हो जाएगा।
मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि वायु में अमूमन हम लोग साधारणतः ध्वनि का स्पीड कितना लेते हैं, आप कहते हैं कि गुरुजी 340 मीटर पर सेकंड लेते हैं, तो ले लीजिए यहाँ भी हम लोग यहाँ पे ध्वनि की चाल कितना ले रहे हैं, तो हम लोग ध्वनि की चाल यहाँ पे 340 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं। साथ ही आप सबों को यह भी मालूम है कि मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि को सुनने के लिए जो समय अंतराल होता है वो कितना होता है, आप कहते हैं 1/10 सेकंड का होता है। क्या कहते हैं कि मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि को सुनने के लिए जो समय अंतराल होता है वो कितना होता है, तो 1/10 सेकंड होता है, यानी कि 0.1 सेकंड होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप यहाँ पे प्रतिध्वनि सुनेंगे तो जो आपका मूल ध्वनि है और जो आपका इको होगा उस दोनों के बीच का समय अंतराल कितना होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी 1/10 सेकंड ही होगा। तो हम लोग थोड़ा देर के लिए यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे ध्वनि को कुल दूरी कवर करने में आप प्रतिध्वनि कब सुनेंगे, तो गुरुजी जब ध्वनि परावर्तक सतह से टकराएगा और टकरा करके फिर हमारे कान तक पहुंचेगा। मतलब साफ है कि ध्वनि को कुल दूरी कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल 1/10 सेकंड होता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रतिध्वनि को कुल दूरी 2D कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे 1/10 सेकंड ही टाइम लगेगा। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो गुरुजी 0.1 सेकंड कह सकते हैं, जब इसका हम लोग भिन्न में से हटा देंगे तब। आप कहेंगे कि गुरुजी अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हमको दूरी मालूम चल गया है, चाल मालूम चल गया है और क्या मालूम चल गया है, तो समय मालूम चल गया है। हम लोगों को क्या बताना है, हम लोगों को बताना है कि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा कि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी की बात कर रहे हैं। जबकि यहां पे जो आपने प्रतिध्वनि के लिए कुल दूरी लिखा है वो कितना है, आप कहेंगे 2D। तो मतलब साफ है कि प्रतिध्वनि तो हमारा तब होगा ना जब ध्वनि जाएगा और परावर्तक सतह से टकरा करके लौट के फिर हमारे कान तक पहुंचेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो क्या आप बताइए कि यहां से आप D नहीं निकाल सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप सबों को मालूम है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, आप कहते हैं कि गुरुजी स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटा टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। मेरे मित्र यहाँ पे आपका स्पीड कितना है, आप कहेंगे कि गुरुजी ध्वनि की चाल जो है वो 340 मीटर पर सेकंड है, तो लीजिए 340 हम लोग यहाँ पे रख दे रहे हैं। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे प्रतिध्वनि के लिए कुल दूरी हमारा 2D है, तो लीजिए हम यहाँ पे 2D रख दे रहे हैं। और आपका समय कितना है, आप कहेंगे 0.1 सेकंड, तो लीजिए हम लोग यहाँ पे 0.1 रख दे रहे हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 2D इक्वल टू 340 गुना 0.1। आप कहेंगे कि सर D इक्वल टू हो जाएगा 340 गुना 0.1 बटा 2। मेरे मित्र जब आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका 0 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 17 दूना कितना होता है, 34 होता है। तो लीजिए D इक्वल टू आपका कितना आ गया, तो गुरुजी 17 मीटर आ गया। और आपको क्या समझना था, आपको तो यही समझना था कि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच ये न्यूनतम दूरी कैसे आ जाता है। तो आप सभी इस चीज से समझ गए होंगे कि जब भी आपको इको से संबंधित किसी भी तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया जाएगा तो वहां पे आपको क्या समझना है, वहां पे आपको ये समझना है कि जो परावर्तक सतह और स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी की बात की जाएगी वो हमारा क्या होगा, तो स्रोत और परावर्तक सतह के बीच का दूरी होगा। लेकिन हमको यहाँ पे ये समझना होगा कि अगर कहीं भी प्रतिध्वनि उत्पन्न होगा तो प्रतिध्वनि उत्पन्न के लिए ध्वनि को 2 बार जाना होगा। एक बार परावर्तक सतह से टकराने के लिए जाना होगा और फिर उसको हमारे कान तक पहुंचने में भी आना होगा। तो यहाँ पे जाने और आने में दोनों डायरेक्शन में उसको कुल दूरी कवर करना होगा और वो कुल दूरी आप कितना मानेंगे, 2D मानेंगे। और आप सबों को मालूम है कि मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच जो समय अंतराल होता है वो कितना होता है, 1/10 सेकंड का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मूल ध्वनि जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है और जो इको आपको सुनाई पड़ेगा, इस दोनों के बीच में गैप कितना होगा, तो सर इस दोनों के बीच में जो गैप का समय अंतराल होगा वो 1/10 सेकंड का होगा। मतलब ये हुआ कि 1/10 सेकंड में ध्वनि कहां तक जाएगी, परावर्तक सतह तक जाएगी, वहां पे टकराएगी और टकरा करके लौट के फिर से आपके कान तक पहुंचेगी। इसीलिए आप क्या कहते हैं कि मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का जो समय अंतराल होता है वो कितना होता है, 1/10 सेकंड का होता है। तो आपको यहाँ पे समय मालूम चल जाएगा और ध्वनि की चाल आप कितना लेंगे, 340 मीटर पर सेकंड, और इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये निकल जाएगा कि आपका जो इको है उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे,
आपसे पूछा जा रहा है कि एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दिया। यदि ध्वनि की गति 346 मीटर पर सेकंड है तो वह लड़का चट्टान से कितनी दूरी पर है? ऑप्शन दिया हुआ है 346 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 519 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 341 मीटर, चौथा ऑप्शन है 219 मीटर। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई लड़का है जो चट्टान के पास जा करके ताली बजा रहा है। ताली बजाने के बाद उसको ताली का जो प्रतिध्वनि है वो 3 सेकंड बाद सुनाई दिया, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर ध्वनि की स्पीड 346 मीटर पर सेकंड रखा जाए तो लड़का और चट्टान के बीच का दूरी क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है। आप सभी कहेंगे सर इसको समझेंगे कैसे? आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए ये कोई लड़का है, ठीक है सर, और ये क्या है, तो कोई चट्टान के पास खड़ा है, कोई चट्टान के पास खड़ा है। यहाँ पे ये क्लैप करता है यानी कि ताली बजाता है। तो ताली बजाने के बाद इसको जो इको सुनाई पड़ता है वो कितना देर बाद सुनाई पड़ता है? तो गुरुजी क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 सेकंड बाद सुनाई पड़ता है। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि प्रतिध्वनि का समय कितना है, प्रतिध्वनि का समय कितना है? आप कहेंगे क्वेश्चन के अनुसार 3 सेकंड है। कितना है? 3 सेकंड है। और साथ ही फिर क्या कहा जा रहा है कि ध्वनि की चाल कितनी है? तो सर क्वेश्चन में दिया हुआ है ध्वनि की चाल जो है वो है 346 मीटर पर सेकंड। कितना है? 346 मीटर पर सेकंड। और आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि लड़का और चट्टान के बीच न्यूनतम दूरी कितना है। लड़का और चट्टान के बीच न्यूनतम दूरी कितना है, ये चीज आपको बताना है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर लड़का यहाँ पे ताली बजाएगा तो जाहिर सी बात है कि ध्वनि जो है वो क्या होगा, तो चट्टान से टकराने को जाएगा। तो जब ये चट्टान से टकराने को जाएगा तो कुछ ना कुछ दूरी कवर करेगा, और वो दूरी मान लेते हैं हम लोग कितना कवर कर रहा है? डी दूरी कवर कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि चट्टान से टकराने के बाद लड़का को 3 सेकंड बाद प्रतिध्वनि सुनाई पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो इसका ताली का आवाज होगा वो चट्टान से टकरा करके इसके कान तक पहुंचने में कितना देर का समय ले रहा है? तो सर 3 सेकंड का समय ले रहा है। तो जाहिर सी बात है कि चट्टान से इस लड़के के कान तक पहुंचने में ध्वनि को फिर से कुछ ना कुछ दूरी कवर करना होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो मान लेते हैं कि जब यहाँ चट्टान से टकराने के बाद जो ध्वनि लड़का के कान तक पहुंच रहा है उसमें ध्वनि डी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, यानी कि यहाँ पे फिर से ये कितना दूरी कवर कर रहा है? तो गुरुजी डी दूरी कवर कर रहा है। तो जरा सा आप हमको ये बताओ कि यहाँ पे प्रतिध्वनि के लिए कुल दूरी कितना हो जाएगा? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्रतिध्वनि के लिए कुल दूरी जो है वो कितना हो जाएगा? तो सर ई दूरी या ई दूरी दोनों को जोड़ देंगे तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 2D। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि लड़का और चट्टान के बीच दूरी कितनी है। बताइए, ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे हमको टाइम भी मालूम है, स्पीड भी मालूम है और हमको डिस्टेंस भी मालूम है, तो अब तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहते हैं सर डिस्टेंस बटा टाइम होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो ध्यान दीजिएगा स्पीड आपको कितना लेना है? आप कहेंगे कि सर 346 मीटर पर सेकंड लेना है। डिस्टेंस तो आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे कुल दूरी लेंगे, कितना? तो 2D लेंगे। साथ ही आपका जो समय है वो कितना है? आप कहेंगे कि गुरुजी समय यहाँ पे 3 सेकंड दिया हुआ है, तो लीजिए हम यहाँ पे 3 सेकंड रख दे रहे हैं। मेरे मित्र जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 2D इक्वल्स टू 346 गुना 3। क्या हो जाएगा? 2D इक्वल्स टू 346 गुना 3। आपको क्या निकालना है? तो गुरुजी हमको D निकालना है। तो ये हो जाएगा 346 गुना 3 अब बटा क्या हो जाएगा? तो सर 2 हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 17 दूना 34 होता है, 3 दूना 6 होता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 173। और जब आप 173 गुना 3 करेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 3 तिया 9, 7 तिया 21 और 3 एकम 3 2 5, यानी कि लड़का और चट्टान के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? 519 मीटर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए अब आपको इस तरह के सवाल में कोई दिक्कत होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, बड़ा ही सरल सा कंसेप्ट है। अगर आप इसको एक बार समझ लेते हैं तो फिर आपको जीवन में कभी भी परेशानी नहीं होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे?
आपसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है, जबकि ध्वनि की गति आपको यहाँ भी 346 मीटर पर सेकंड लेना है। बताइए ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित ये क्वेश्चन भी है, बस फर्क यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 सेकंड समय दिया गया था, यहाँ पे आपको 4 सेकंड दे दिया गया है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास प्रतिध्वनि के लिए समय कितना है? प्रतिध्वनि के लिए समय कितना है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 सेकंड, ध्वनि की चाल कितनी लेनी है? तो आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ध्वनि की चाल हम लोग को 346 मीटर पर सेकंड लेना है। और आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि व्यक्ति और चट्टान के बीच दूरी कितनी है। व्यक्ति और चट्टान के बीच दूरी कितनी है, ये चीज आपको बताना है। आप कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग क्वेश्चन के डाटा को देखें और साथ ही पिछले क्वेश्चन के कंसेप्ट को देखें तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? हम लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि सर अगर प्रतिध्वनि यहाँ पे उत्पन्न हो रही है तो जाहिर सी बात है कि प्रतिध्वनि के लिए कुल दूरी कितना हो जाएगा? तो 2D हो जाएगा। का है? तो जब आपका किसी स्रोत से ध्वनि निकलेगा तो वो टकराने के लिए किसी ना किसी सतह से जाएगा, तो जब वो टकराने जाएगा तब भी कुछ ना कुछ दूरी कवर करेगा, मान लेते हैं D दूरी कवर करेगा, और टकरा के जब आपके कान तक पहुंचेगा तो भी उसके द्वारा कुछ ना कुछ दूरी कवर किया जाएगा, तो यहाँ भी मान लेते हैं D दूरी कवर किया जाएगा। तो आप बताइए कि प्रतिध्वनि के लिए कुल दूरी कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, प्रतिध्वनि के लिए कुल दूरी जो है वो कितना होगा? आप कहेंगे 2D हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा। तो आप बताइए कि क्या आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? आसानी से हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, और हम सबों को मालूम है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो जाहिर सी बात है कि स्पीड की जगह हम लोग क्या रखते हैं? 346 को रखते हैं, और डिस्टेंस की जगह कुल दूरी यानी कि 2D को रखते हैं, और समय की जगह हम लोग 4 सेकंड को रखते हैं। तो हम सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी 2D इक्वल टू हो जाएगा 346 गुना 4। कितना हो जाएगा? 346 गुना 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि सर D इक्वल टू हो जाएगा 346 गुना 4 बटा 2। ये 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और जब आप इसको गुना करेंगे तो क्या कहेंगे कि 6 दूना 12 होगा, 4 दूना 8 एक 9 होगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। यानी कि व्यक्ति और चट्टान के बीच जो आपका दूरी होगा वो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी 692 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 692 मीटर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र, इको से संबंधित मात्र 3 ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे, बाकी के सवाल नॉर्मल थे। और अगर आपको ये कंसेप्ट मालूम है तो मेरे समझ से आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल होना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है 1 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 0.1 सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 0.02 सेकंड, और चौथा ऑप्शन है 2 सेकंड। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम लोगों ने कई बार इस चीज को याद करा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का जो समय अंतराल होता है वो कितना का होता है? आप कहते हैं कि 1/10 सेकंड का होता है। और जब हम लोग इसी को दशमलव में चेंज करते हैं तो ये कितना आ जाता है? 0.1 सेकंड आ जाता है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर मसला ये नहीं है कि यहाँ पे मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल 0.1 सेकंड होगा। मसला ये है कि हम लोग कैसे समझेंगे या फिर हम लोग कैसे निकालेंगे कि मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल 0.1 सेकंड होता है। मेरे मित्र, आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको इतना कंसेप्ट दे दिया है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ये चीज आपका हल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग प्रतिध्वनि की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्रतिध्वनि की बात करते हैं, यानी कि इको की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं कि गुरुजी इसमें ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक स्रोत होता है, और साथ ही क्या होता है? तो एक परावर्तक सतह होता है। तो थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि ये आपका क्या है? ये आपका ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत है, और ये क्या है? तो परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह है।
मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितना होनी चाहिए? आप कहते हैं कि गुरुजी 17 मीटर का होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्रोत और परावर्तक सतह के बीच जो आपका न्यूनतम दूरी होगा वो कितना होगा? 17 मीटर होगा। ध्यान दीजिएगा कि प्रतिध्वनि के केस में क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ध्वनि पहले इस स्रोत से निकल करके परावर्तक सतह तक पहुंचेगा और फिर परावर्तक सतह से टकराने के बाद वो क्या होगा? तो गुरुजी ये फिर रिटर्न भी आएगा। क्या होगा? तो फिर रिटर्न भी आएगा, यानी कि ये एक बार परावर्तक सतह तक जाएगा और फिर परावर्तक सतह से टकरा करके फिर ये लौटेगा। तब हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो जरा सा आप हमको ये बताओ, यहाँ पे प्रतिध्वनि के लिए ध्वनि का कुल दूरी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर जब हम ये कह रहे हैं कि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर है, तो जाहिर सी बात है कि ध्वनि को स्रोत से परावर्तक सतह तक जाने में 17 मीटर की दूरी कवर करनी पड़ी होगी और साथ ही परावर्तक सतह से टकरा करके इसको लौटने में भी कितना दूरी कवर करना होगा? तो सर 17 मीटर का ही दूरी कवर करना होगा। तो मतलब साफ है कि यहाँ पे प्रतिध्वनि के लिए कुल दूरी कितना हो जाएगा? प्रतिध्वनि के लिए कुल दूरी कितना हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी ध्वनि को जाने में 17 मीटर की दूरी कवर करनी होगी और आने में भी 17 मीटर की दूरी कवर करनी होगी, तभी हम प्रतिध्वनि को सुन पाएंगे। तो कह सकते हैं कि प्रतिध्वनि के लिए जो कुल दूरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 34 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34 मीटर हो जाएगा। साथ ही ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे ध्वनि की चाल कितना लेंगे? तो ध्वनि की चाल हम लोग साधारणतः 340 मीटर पर सेकेंड लेते हैं। कितना लेते हैं? 340 मीटर पर सेकेंड लेते हैं। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? अब हम लोगों को ज्ञात करना है कि मूल ध्वनि यानी कि यहां से जो ध्वनि उत्पन्न हुई और जो आपको प्रतिध्वनि सुनाई पड़ी, इस दोनों के बीच का समय अंतराल कितना है, यानी कि आपको टी निकालना है, समय निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमको यहाँ पे प्रतिध्वनि के लिए कुल दूरी भी मालूम पड़ गया है और साथ ही साथ ध्वनि की चाल भी मालूम पड़ गया है, हमको बस टी निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि s इक्वल टू क्या होता है? तो सर d/t होता है, यानी कि डिस्टेंस बटा टाइम होता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे s जो है वो क्या है? तो सर स्पीड है और स्पीड हम लोग कितना लेंगे? 340 मीटर पर सेकेंड। और साथ ही साथ आपका दूरी कितना है? आप कहेंगे कि सर प्रतिध्वनि के लिए कुल दूरी 34 मीटर है, तो हम लोग 34 लेंगे। क्या निकालना है? तो सर टी निकालना है, तो बटा क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि सर जी ये हो जाएगा 340 गुना टी, अब बटा क्या हो जाएगा? सॉरी, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ध्यान देंगे कि t इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 34 बटा 340। ध्यान दीजिएगा 34 से कम 34 और 34 दाएं कितना होता है? तो सर 340 होता है। ये कितना आ गया? तो सर 1/10 सेकेंड आ गया। बताइए, यही चीज ना आपने यहाँ पे लिखा था। क्या लिखा था? कि मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के लिए जो समय अंतराल होता है वो कितना होता है? 1/10 सेकेंड का होता है और जब आप इसी को दशमलव में चेंज करते हैं तो ये कितना आ जाता है? 0.1 सेकेंड आ जाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है तथा तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय है। ऑप्शन दिया हुआ है 0.5 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 4.0 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 2.0 सेकेंड और चौथा ऑप्शन है 1.0 सेकेंड। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई ध्वनि तरंग है जिसकी आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है, तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है और ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? तो क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ रहता है उसको लिख लेते हैं। तो आइए पहले हम लोग क्वेश्चन के डाटा को लिखते हैं। आपके क्वेश्चन में ध्वनि तरंग की आवृत्ति यानी कि न्यू कितना दिया हुआ है? तो गुरुजी 4 किलो हर्ज दिया हुआ है। ध्यान में रखिएगा 1 किलो हर्ज में कितना हर्ज होता है? आप कहते हैं 1000 हर्ज होता है। यहाँ पे 4 किलो हर्ज दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये 4000 हर्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4000 हर्ज हो जाएगा। साथ ही फिर क्या कहा जा रहा है कि ध्वनि तरंग की जो तरंग दैर्घ्य है, ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। और लेमडा इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे हम सेंटीमीटर को क्या करेंगे? तो सर मीटर में चेंज करेंगे। तो आप बताइए कि यहाँ पे जो आपका 40 सेंटीमीटर है ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 0.4 मीटर। कितना हो जाएगा? 0.4 मीटर। साथ ही आपके क्वेश्चन में फिर क्या कहा जा रहा है कि ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय है।
कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ध्वनि तरंग के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो कितना है, तो वो है आपका 3.2 किलोमीटर। जब आप इसको मीटर में निकालेंगे तो क्या कहेंगे, तो सर ये हो जाएगा 3200 मीटर। कितना हो जाएगा, 3200 मीटर। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर ध्वनि तरंग की आवृत्ति इतना हो, तरंग दैर्ध्य इतना हो और उसके द्वारा इतना दूरी कवर किया जाए, तो इतना दूरी कवर करने में इसको कितना समय लगेगा, ये चीज आपको बताना है। आप कहेंगे कि सर अगर हमको यहाँ पे किसी भी तरीके से ध्वनि की चाल पता चल जाए तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबों को मालूम है कि चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो चाल अगर हमको मालूम पड़ जाएगा तो डिस्टेंस तो हमको यहाँ पे दिया ही गया है, हमको समय निकालना है, हम आराम से निकाल सकते हैं। मेरे मित्र, चाल आप आसानी से पता कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ध्वनि की आवृत्ति दिया हुआ है कितना, 4000 हर्ट्ज, और तरंग दैर्ध्य कितना दिया हुआ है, तो गुरुजी 0.4 मीटर। और मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया था, क्या बताया था, कि गुरुजी किसी भी तरंग का जो वेग होता है, किसी भी तरंग का वेग यानी कि जो चाल होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होता है। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होता है। और सर इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो v इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, v इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा लिखते हैं। तो बताइए कि यहाँ पे आपको आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, तो आप ध्वनि तरंग की चाल नहीं निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे कि सर अगर हम यहाँ पे आवृत्ति की जगह क्या रखें, 4000 हर्ट्ज रखें, और तरंग दैर्ध्य की जगह हम लोग क्या रखें, 0.4 मीटर रखें, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ से पॉइंट हटाने के बाद नीचे क्या हो जाएगा, तो गुरुजी एक पे एक जीरो आ जाएगा। तो लीजिए ये जीरो और ये जीरो आपका क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि तरंग की जो चाल होगी वो कितना होगा, 1600 मीटर पर सेकेंड होगा। कितना होगा, 1600 मीटर पर सेकेंड होगा। मेरे मित्र, आपको किसकी जरूरत थी, तो चाल की जरूरत थी, जिसको आपने निकाल लिया है। अब आप क्या कहेंगे कि सर हमको मालूम है क्या कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। अब आप बताइए कि आपके क्वेश्चन में ध्वनि की चाल कितना मिल गया आपको, आप कहेंगे कि सर 1600 मीटर पर सेकंड मिल गया। डिस्टेंस कितना है, तो गुरुजी 3200 मीटर है। समय निकालना है आपको, तो आप कहेंगे सर टी को तो हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। ध्यान देंगे कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि सर ये 1600 इंटू टी हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3200। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 3200 और बटा 1600 हो जाएगा। E0000 इसके साथ सेटल हो गया, 16 दूना 32, यानी कि कितना टाइम लगेगा, आप कहेंगे 2 सेकंड का समय लगेगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही हलवा सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है, ध्वनि तरंग की चाल कितनी है। ऑप्शन दिया हुआ है 200 मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 100 मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 80 मीटर पर सेकंड, चौथा ऑप्शन है 400 मीटर पर सेकंड। बताइए ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति यानी कि न्यू कितना है, 50 हर्ट्ज। कितना दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज। फिर क्या कहा जा रहा है कि इसकी तरंग दैर्ध्य यानी कि लेमडा कितना है, 4 मीटर। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि v इक्वल टू क्या होगा, यानी कि ध्वनि तरंग की चाल कितनी होगी। आप कहेंगे सर अभी जस्ट बताए हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लेमडा। तो न्यू आपका कितना है, तो गुरुजी 50, लेमडा कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 2.5 सेकंड बाद एक प्रतिध्वनि या अनुगुंज प्राप्त करता है। समुद्री जल में ध्वनि की गति 1200 मीटर पर सेकंड है। समुद्र की गहराई क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है 1000 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 1200 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 2500 मीटर, चौथा ऑप्शन है 1500 मीटर। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अभी तक जो हम लोगों ने कंसेप्ट देखा है उसी कंसेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन भी है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 2.5 सेकंड के बाद एक प्रतिध्वनि या अनुगुंज प्राप्त करता है। मतलब साफ है कि यहाँ पे इको के लिए टाइम कितना है, यानी कि प्रतिध्वनि के लिए समय कितना है,
तो आप कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन के अनुसार 2.5 सेकेंड है। कितना है? 2.5 सेकेंड है। फिर क्या कहा जा रहा है? फिर कहा जा रहा है कि समुद्र जल में ध्वनि की गति 1200 मीटर पर सेकेंड है, तो समुद्र की गहराई क्या है? फिर आपके क्वेश्चन में समुद्र जल में ध्वनि की चाल भी दे दिया है। कितना दिया हुआ है? तो ध्वनि की चाल दिया हुआ है 1200 मीटर पर सेकेंड, 1200 मीटर पर सेकेंड। और आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है समुद्र की गहराई कितनी होगी। समुद्र की गहराई कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा कि यहां पे हम लोग समुद्र की गहराई को क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं, और यही h आपको क्या करना है? बताना है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर आसानी से बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो सीधे सीधे किस पे आधारित है? तो अभी जस्ट हम लोगों ने जो पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया है उस पे आधारित है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे जब समुद्री सर्वेक्षण जहाज के द्वारा समुद्र के तल पे ध्वनि तरंग को भेजा जाता होगा, तो जाहिर सी बात है कि जब उस तरंग को भेजा जाता होगा और वो समुद्र तल से टकराएगा, तो भेजने के दौरान जब वो समुद्र तल से टकरा रहा होगा तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ दूरी कवर की जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जब वो टकराने गया होगा तो वो कितना दूरी कवर कर रहा होगा? h दूरी कवर कर रहा होगा, यानी कि समुद्र तल की जितनी गहराई होगी उतना दूरी कवर कर रहा होगा। फिर ध्यान दीजिएगा कि प्रतिध्वनि आपको 2.5 सेकंड बाद सुनाई पड़ रहा है, मतलब वो समुद्र तल से ध्वनि तरंग टकरा करके फिर से वापस आया होगा, यानी कि उसको फिर से कितना दूरी कवर करना होगा? तो आप कहेंगे सर h दूरी कवर करना होगा। मतलब ये हुआ कि यहां पे आपका जो है प्रतिध्वनि के लिए कुल दूरी कितना हो जाएगा? प्रतिध्वनि के लिए कुल दूरी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी जब भी हम प्रतिध्वनि के लिए कुल दूरी की बात करेंगे तो ध्वनि एक बार गया होगा उस दूरी को, और जो फिर वो रिटर्न आया होगा उस दूरी को, दोनों को जोड़ देंगे। आप कहेंगे कि सर दोनों ही कंडीशन में तो हमने h माना है, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिध्वनि के लिए यहाँ पे कुल दूरी कितना होगा? 2h हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2h हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र तल पर ध्वनि तरंग को भेजता होगा तो अनुगुंज कब उत्पन्न होगा? तो जब वो समुद्र तल से टकराएगा। तो समुद्र तल से टकराएगा तो वहां तक ध्वनि पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ दूरी कवर करेगा, और अनुगुंज यानी कि प्रतिध्वनि आप कब सुनेंगे? तो जब वो समुद्र तल से टकरा करके वापस आपके कान तक पहुंचेगा, तो इस दरमियान वो टोटल दूरी कितना कवर करेगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी जितना समुद्र तल की गहराई होगी तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2h ही होगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अब आपके क्वेश्चन में आपको सारा डाटा मिल चुका है। क्या कि प्रतिध्वनि के लिए कुल दूरी कितना है? 2h। ध्वनि की चाल कितना लेना है? 1200 मीटर पर सेकेंड। इको के लिए समय कितना है? 2.5 सेकेंड। आपको क्या निकालना है? समुद्र की गहराई कितनी है? आप कहेंगे कि सर अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? आप कहते हैं डिस्टेंस बटा टाइम होता है। स्पीड आपका कितना है? 1200 मीटर पर सेकेंड है। प्रतिध्वनि के लिए आपका कुल दूरी कितना है? आप कहेंगे 2h है। साथ ही आपका जो समय है वो कितना है? तो गुरुजी 2.5 सेकेंड है। तो लीजिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2h इक्वल टू 1200 अगुना 2.5। मेरे मित्र आप कहेंगे h इक्वल टू हो जाएगा 1200 इंटू 2.5 अब बटा क्या हो जाएगा? तो गुरुजी 2 हो जाएगा। मेरे मित्र अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा दें तो नीचे आपका एक 0 आ जाएगा, और ये 0 जो है ये इसके साथ सेटल हो जाएगा। फिर आप क्या कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 60 दूना 120। कितना हो जाएगा? 60 दूना 120। और जब आप इसको गुना करेंगे 60 और 25 को, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 6 5 30 और 6 दूना 12 3 15, एक 0 यहाँ पे है। मतलब क्या कि आपका जो समुद्र तल की गहराई होगी वो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1500 मीटर। और आपके इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले तो बस आपको यही कंसेप्ट लगाना है, आपका क्वेश्चन 100% सही और सटीक बनेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड है तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितनी है? ऑप्शन दिया हुआ है 513 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 644 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 342 मीटर, चौथा ऑप्शन है 171 मीटर। बताइए ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों के ऊपर छोड़ता हूँ, सॉल्व करके आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 500 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत 0.4 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंगें उत्सर्जित करता है। तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन दिया हुआ है 9 सेकंड,
दूसरा ऑप्शन है 6 सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 3 सेकंड, चौथा ऑप्शन है 12 सेकंड। बताइए ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आप सभी कहेंगे कि सर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तरंग की आवृत्ति यानी कि न्यू कितना है, तो गुरुजी न्यू दिया हुआ है 500 हर्ट्ज, और साथ ही तरंग दैर्घ्य यानी कि लेमडा कितना दिया हुआ है, तो लेमडा दिया हुआ है 0.4 मीटर, और तरंग कितना दूरी कवर कर रहा है, तो गुरुजी 600 मीटर की दूरी कवर कर रहा है। और हमसे पूछा जा रहा है कि इस 600 मीटर दूरी को कवर करने में इसको कितना समय लगेगा, यानी कि हमको क्या निकालना है, टी निकालना है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हमको यहाँ पे तरंग की चाल मालूम पड़ जाए तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, 600 मीटर दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा ये निकाल सकते हैं। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि तरंग का जो वेग होता है वो उसके आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है। बिल्कुल सही है सर। ध्यान दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में आवृत्ति कितना है, तो गुरुजी 500 हर्ट्ज, और आपका तरंग दैर्घ्य कितना है, तो गुरुजी 0.4 मीटर। तो लीजिए दोनों को गुना कर दे रहे हैं, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे क्या हो जाएगा आपका 10, आपका ये जीरो सेटल हो जाएगा। ये कितना हो गया, आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 50 चौका 200, यानी कि तरंग की चाल कितनी होगी, आप कहेंगे 200 मीटर पर सेकेंड। कितनी होगी, 200 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देंगे कि अब आपको तरंग की चाल मालूम पड़ गई है, 200 मीटर पर सेकेंड है, और तरंग कितना दूरी कवर कर रही है ये भी मालूम है। आपको समय बताना है। बताइए ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आप क्या कहेंगे सर अब ये ना पढ़े हैं S इक्वल टू क्या होता है, D/T होता है। तो लीजिए यहाँ पे स्पीड की जगह हम 200 मीटर पर सेकेंड रख देते हैं, और डिस्टेंस की जगह हम 600 मीटर को रख देते हैं। टी निकालना है तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी 200 इंटू टी हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 600, और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 600 बटा 200। ये डबल जीरो कैंसल, 2 तिया कितना हो जाएगा, तो गुरुजी 6, यानी कि समय आपका कितना हो गया 3 सेकेंड। और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। तरंग के ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर पर सेकंड है, तो नाव की हिलने की आवृत्ति क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है 625 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 0.25 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 25 हर्ट्ज, और चौथा ऑप्शन है 100 हर्ट्ज। बताइए ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई नाव है जो लंगर डाल करके रोका हुआ है। फिर क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। भाई यहाँ पे तरंगों का जो ऊपरी सिरा है वो 100 मीटर अलग है, तो आप सभी क्या कहते हैं कि दो तरंगों की बीच की जो दूरी होती है वो तरंग दैर्घ्य कहलाता है। तो जाहिर सी बात है जब हमारे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है, मतलब तरंग दैर्घ्य यानी कि लेमडा आपका कितना है, तो लेमडा सर 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर है। फिर क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि तरंग के ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर पर सेकेंड है। भाई तरंग के ऊपरी सिरों का वेग यानी कि तरंग का वेग, तो तरंग का वेग कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे सर 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे v इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो गुरुजी 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि नाव को हिलने की आवृत्ति क्या होगी, मतलब क्या आपको यहाँ पे क्या बताना है, न्यू इक्वल टू हुआ। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है कि तरंग का वेग इक्वल टू क्या होता है, तो न्यू इंटू लेमडा, यानी कि तरंग का जो वेग होता है वो तरंग के आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है अगर हम उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि तरंग का वेग आपके क्वेश्चन में कितना है, 25 मीटर पर सेकंड। न्यू तो आपको निकालना ही है। लेमडा कितना दिया हुआ है, तो गुरुजी लेमडा जो है वो 100 मीटर है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा। 25/100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1/4। जब आप इसको पॉइंट में लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 हर्ट्ज। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। साथ ही अब अगर आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका भी जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।